This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवर, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। हम में से बहुतों को एसिडिटी की परेशानी होती है। एसिडिटी की वजह से शरीर पर क्या असर होता है, वो कैसी होती है और इसका इलाज क्या है, यह जानने के लिए हमारे साथ आज है डॉक्टर अतुल तेलरंदे, जो हमें बताएंगे एसिडिटी के बारे में और इसका सही इलाज क्या है, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मुझे बताइए सर कि आम्ल पित्त, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, वो है क्या एक्चुअली, किस तरह होती है? जी, अम्ल पित्त आयुर्वेद की टर्म है। संस्कृत में इसको अम्ल पित्त कहा जाता है क्योंकि पित्त वहाँ पे बिगड़ जाता है, पित्त का अम्ल गुण बढ़ जाता है और द्रव गुण बढ़ जाता है। तो जिसे मॉडर्न टेक्स्ट में या मॉडर्न मेडिसिन में एसिडिटी या GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, या कॉमनली हार्ट बर्न भी कहा जाता है। यानी आपने कुछ भी खाया या नहीं भी खाया तो भी फीलिंग ऑफ एसिड इन द स्टमक, और वो थोड़ा ऊपर की ओर आता है और हार्ट में सेंसेशन ऑफ बर्निंग सेंसेशन तैयार करता है। इसे हम एसिडिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, एसिडिटी कह सकते हैं। एसिडिटी होने का कारण क्या है डॉक्टर? देखिए, एसिडिटी बहुत ही कॉमन चीज़ है, लोगों को होती ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो होती है और अपने आप से ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिकली चलती रहती है, बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि क्यों हो रही है, क्या कारण है उसका। तो बहुत बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से पित्त का द्रव और अम्ल गुण बढ़ जाता है। तो द्रव गुण और अम्ल गुण कब बढ़ता है पित्त का? जब अम्ल यानी एसिडिक चीज़ों को, खासकर स्पाइसी, ऑयली, सॉल्टी या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली चीज़ों को, ऑयल मिक्स या फिर घी मिक्स वगैरह, फ्राइड वगैरह चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाने के बाद अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है या फिर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, वो खाने के बाद पेट में पड़ा रहता है, फिर आप लिमिट से ज़्यादा खा लेते हो और उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, तब जाके एसिडिटी तैयार होती है। इसके साथ साथ एसिडिटी के और बहुत भी कारण हैं। यानी अगर आपने लाइट डाइट भी ले लिया है और रात को आप सो नहीं पाए, जागरण हो रहा है, आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं आप, या फिर मेंटल बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रहा है, ओवरलोड है मेंटली आपके ऊपर वर्क का, ये भी उसके कारण होते हैं। एसिडिटी का ये एक भी कारण है। और कुछ लोगों को कैसा होता है कि उनका डाइजेस्टिव जो फायर है, डाइजेस्टिव जो पावर है, वो थोड़ी सी कम ही होती है। उसके बाद अगर वो उसके ऊपर हैवी मील ले लेते हैं तो एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दीज आर दी कॉजेस, एसिडिटी के ये कारण हो सकते हैं। एक आध व्यक्ति को जैसे एसिडिटी है या फिर आम्ल पित्त है, तो उसके वो कैसे निदान चले? मान लो रोजाना वो काम जो करता है तो उसे कभी कभी पता नहीं चलता है, उसे लगता है नॉर्मल पेट का प्रॉब्लम है, तो वो मान के चलता है कि नॉर्मल है, मगर वो कैसे निदान किया जा सकता है कि ये एसिडिटी है? उसके क्या संकेत? सबसे पहले तो पेशेंट को खुद ही उसको समझ में आ जाता है कि मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ भी खा लो जलन होती है, फिर उसके ऊपर वो खा ही नहीं पाता है, या अगर वो एम्प्टी स्टमक भी रहता है तो उसको बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। पानी पिया तो भी बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। कई बार सुबह सुबह उसको ब्रश करते समय बहुत सारा पित्त बाहर आ जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है पित्त की, ऐसा भी होता है। यानी कोई भी चीज़ खाओ या नहीं खाओ तो भी बर्निंग सेंसेशन होने के बाद जब वो डॉक्टर को विजिट करेगा तब हिस्ट्री के ऊपर से डॉक्टर उसको डायग्नोस कर पाते हैं कि हाँ, इनको इतने लंबे समय से ये चल रहा है, मीन पॉसिबली ये एसिडिटी, राइट, या GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। अब इसके बाद वो एडिशनल कंप्लेंट्स भी बता सकता है कि उसको गैसेस डिस्टिनेशन होता है, यानी गैस पेट में भर जाती है, कुछ भी खाया तो गैस हो जाती है, ठीक से पास नहीं होती, कई बार वो ढेकर आते, कट्टे ढेकर आते, बेल्चिंग होता है, उसको हिकअप्स आती रहती है, या फिर फ्लैटस पास होती रहती है। ये सारी चीज़ें, ये कंप्लेंट्स भी वो बताएगा। इसके साथ साथ अगर उसको ये क्रॉनिकली हो रहा है तो उसमें फिर आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सोनोग्राफी कर सकते हैं पेट की, USG जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ उसको एसोसिएटेड प्रॉब्लम अपने को नजर आते हैं, कई बार डाइजेशन के साथ लीवर का डायरेक्ट संबंध है, तो एक्चुअली पित्त जो बाइल जो है लीवर में ही बनता है। तो लीवर फंक्शन भी करके देखना पड़ता है कि कई बार फैटी लीवर होता है, लीवर के ऊपर सूज भी दिखती है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में अपने को पता चल जाता है। सोनोग्राफी में लीवर का और बाकी ऑर्गन्स का स्टेटस पता चल जाता है। और अगर ज़्यादा ही जलन है,
कोई भी मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रही है, तो कई बार अल्सरेशन भी हो सकता है। क्रॉनिक एसिडिटी के कारण क्या होता है कि जो म्यूकोज है अंदर का वो हर्ट हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से अंदर गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। इसका डायग्नोसिस करने के लिए फिर गैस्ट्रोस्कोपी भी की जाती है। तो इतने टूल्स है जिससे आपको एसिडिटी एंड क्रॉनिक एसिडिटी का निदान या डायग्नोसिस किया जा सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक आध व्यक्ति को जैसे एसिडिटी हो गई तो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या स्थिति होती है? क्या उसके गंभीर परिणाम भी बॉडी पर हो सकते हैं या फिर हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो सकती है? कई बार देखिए हार्ट अटैक यानी अगर एमआई का या फिर अंजाइना का अटैक है, ऐसी कंडीशन में भी एसिडिटी एसोसिएटेड रह सकती है। एसिडिटी से हार्ट अटैक होता है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। क्रॉनिक एसिडिटी से आगे जाके अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्लाग वगैरह बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आगे की कॉम्प्लिकेशन है। तुरंत अभी एसिडिटी हुई अभी हार्ट अटैक आएगा ऐसा नहीं होता है। बट कई बार इधर एसिडिटी हो रही है और उधर हार्ट बर्न भी हो रहा है, कॉम्प्रेशन, चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, उस समय रूल आउट करना पड़ता है कि ये एसिडिटी के कारण है कि उसको एसोसिएटेड एमआई या फिर अंजाइना भी है कि नहीं। तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ईसीजी या इको ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन करके हार्ट को रूल आउट करना पड़ता है, हार्ट का डिजीज रूल आउट करना पड़ता है। तो ये जो आप बता रहे हो कि हार्ट बर्न में यानी कंजेशन ऑफ चेस्ट में ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम दिखते कि ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ही आया है। जी मुझे बताइए डॉक्टर कि ये जो आप अम्लपित्त बोल रहे हो इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? देखिए अम्लपित्त आयुर्वेद के हिसाब से तो दोषों के हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि वातज है, पित्तज है, कफज है या फिर मिक्स्ड त्रिदोषज। वातज होगा तो गैसेस डिस्टेंशन ज़्यादा रहता है, पित्तज रहा तो उसमें जलन बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहता है, कफ रहा तो इंडाइजेशन या नॉशिया ज़्यादा रहता है, और त्रिदोषज रहा तो मिक्स्ड रहता है। एलोपैथी में क्रॉनिक एसिडिटी या जीआरडी या फिर एक्यूट कंडीशन में बहुत पेन होता है स्टमक में, स्पेशली इस पार्ट में, या कंजेशन ऑफ चेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, अचानक से अटैक्स आते हैं, जैसे आपने बोला कि हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये एक्यूट कंडीशन होता है। और रोज चल रहा है, एसिडिटी हो रही है, मेडिसिन खा रहा है, ठीक हो रही है, कई सालों से वो मेडिसिन खा रहा है, तो वो एक क्रॉनिक स्टेज होती है। तो दो स्टेज के हिसाब से आप एक्यूट और क्रॉनिक उसको डिवीजन कर सकते हैं, उसके दो टाइप्स बता सकते हैं। जिसको रोजाना जैसे एसिडिटी क्या होता है, क्या उसको कुछ सालों बाद उसके गंभीर परिणाम उसके स्वास्थ्य पर हो सकते हैं? देखिए जैसे हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं कि जो भी डिजीज है वो सारे के सारे आमाशय समुक्त और पक्वाशय समुक्त, मतलब स्टमक, आपका पूरा का पूरा स्टमक या फिर एब्डोमिनल कैविटी में ही सारे डिजीजेस का मूल है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो अगर एसिडिटी है उस व्यक्ति को लंबे समय से है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स उसके शरीर में जो रस धातु बन रहा है यानी डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो दैट में कॉज नंबर ऑफ डिसीजेस। उसको नंबर ऑफ डिसीजेस हो सकते हैं, पैरालिसिस जैसे अटैक्स आ सकते हैं, वात रोग हो सकते हैं, हार्ट डिसीज हो सकते हैं, अल्सर्स जैसे बात करें, लीवर सिरोसिस, और नंबर ऑफ डिसीजेस। सारे रोगों का जो कारण है वो मूल है वो आमाशय और पक्वाशय ही, यानी आपका जीआई ट्रैक ही है। तो एसिडिटी वाले को आयुर्वेद के हिसाब से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अम्ल पित्त यानी पित्त अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके बढ़ के वो स्किन के ऊपर भी आता है। आपको शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर वो एनस की तरफ जाता है तो मूड व्याधि यानी पाइल्स जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैसेस डिस्टेंशन हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकता है, सो कोलाइटिस भी हो सकता है। ऐसे नंबर ऑफ डिसीजेस एसिडिटी एक छोटे से डिसीज के क्रॉनिक लंबे समय तक चलने से हो सकता है। अम्लपित्त का संबंध जैसे गंभीर बीमारियां हैं कि शुगर है या फिर बीपी है या फिर बहुत सारे ऐसे किडनी स्टोन है, तो ऐसे सब इससे प्रॉब्लम हो सकता है क्या अम्लपित्त का, या फिर इसका प्रभाव कुछ पड़ता है उस बीमारियों पर? हाँ, यानी एसोसिएटेड अगर उसको डिजीजेस है तो एसिडिटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है कि व्यक्ति खा नहीं पाएगा, उसका प्रॉपर रस धातु बन ही नहीं रहा है, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है, तो बाकी की बीमारी अगर उसको ऑलरेडी है तो डिटीरियोरेट हो सकती है, खराब हो सकती है। एसिडिटी से आगे जाके गॉल स्टोन भी होता है ना, कई बार स्टोन बन जाता है इसमें लीवर में, तो उसको गॉल स्टोन कहा जाता है। फिर इस काइंड की डिजीजेस उसको हो सकती है। सो एसोसिएटेड डिजीजेस अगर वहाँ पे है तो वो डिटीरियोरेट हो सकती है एसिडिटी से, क्योंकि मैंने आपको बताया रोगों का मूल आमाशय यानी स्टमक ही है, तो वहाँ पे ही अगर गड़बड़ है तो फिर बाकी डिजीजेस में उसको फायदा मिलने के बजाय नुकसान ही हो सकता है। इसका अग्निमांद्य से संबंध हो सकता है क्या? अग्निमांद्य का मतलब आयुर्वेद की ही टर्म है, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर वो मंद पड़ जाए यानी कमजोर हो जाए, यानी डाइजेशन कमजोर हो जाए तो एसिडिटी यानी एसिडिटी का कारण ही अग्निमांद्य। आयुर्वेद में एक सिंपल सा श्लोक है कि रोगा सर्वे भी मंदागु,
यानी अग्नि अगर आपका मंद हो जाता है तो रोगों का वो कारण है, सारे के सारे रोग वही से निर्माण होंगे। तो एसिडिटी भी वन ऑफ द डिजीजेस है जो कि अग्नि मांद्य से ही बनता है। आप जो भी खा रहे हो अगर आप प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हो, चाहे आप कोई भी आप किसी भी प्रकार से खाओ, विषमाशन करो, अनशन करो, अध्यशन करो, अत्यशन करो, यानी इसका मतलब खाने पे खाना खाओ, इंडाइजेशन पे खाओ, या फिर भूखे रहो या फिर किसी भी समय पर खाओ, ऐसा जो खाने के नियमों को छोड़ के खाता है लेकिन उसका अगर अग्नि स्ट्रांग है, डाइजेशन अच्छा है, तो उसको कोई डिसीज या कोई एसिडिटी नहीं होती। बट जिस व्यक्ति को अगर उसका अग्नि स्ट्रांग नहीं है और आपने खाने के नियमों का उल्लंघन किया तो उसको तुरंत प्रॉब्लम चालू हो जाती है, उसमें एसिडिटी एक प्रॉब्लम। बस अभी की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग मानसिक तनाव में होते हैं, तो मानसिक तनाव का और ये आम्ल पित्त का कोई संबंध है? डेफिनेट संबंध है। जैसे कि आयुर्वेद में साफ लिखा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य डाइजेशन के लिए आवश्यक है। अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। डाइजेस्टेड जो आपका न्यूट्रिशन बन रहा है, जिसको हम रस धातु बोलते हैं, वो उसको कंडक्ट करने वाली जो डक्ट्स है वो भी दूषित हो जाता है। ऐसे साफ साफ उन्होंने बोला रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम से अतिचिंतना, आयुर्वेद में साफ लिखा। सो मेंटल स्ट्रेस हैज़ उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? डाइजेशन के साथ। तो अगर मेंटल स्ट्रेस है आपको तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका आहार रस यानी प्रॉपर डाइजेशन होकर जो डाइजेस्टिव जूस बनना है, न्यूट्रिशन बनना है, वो प्रॉपर नहीं तैयार होगा। बहुत से लोगों को नींद का भी प्रॉब्लम होता है, नींद पूरी नहीं होती या फिर ज़्यादा टाइम कोई किसी को सोने की आदत होती है, क्या इस वजह से भी इस आम्ल पित्त का प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, नींद अगर पूरी नहीं होती, देखिए नींद ठीक होना आवश्यक है क्योंकि डाइजेशन का सीधा संबंध पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। नींद प्रॉपर होना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सीधा ही लिखा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट करो, डाइजेशन करो, यानी बॉडी में जो एनर्जी बनने का काम है, डाइजेशन का काम है और रेस्ट का काम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। अगर उसको ठीक से रेस्ट नहीं हो रही, इसकी ठीक से नींद नहीं हो रही है ना, तो उसको डाइजेशन भी सही नहीं होगा। प्रॉपर अगर नींद हो रही है तो डाइजेशन भी सही रहता है और फिर एसिडिटी नहीं होती। तो नींद से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी की लाइफस्टाइल में आप देखते हो कि लोग रात रात जागते हैं, टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, स्ट्रेस भी है उनके ऊपर। तो आप कॉमनली 90 एंड मोर देन % लोगों को पूछना एसिडिटी होती है क्या आपको, तो हाँ ही बोलेंगे। मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम होते हैं। कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लोगों को रिलीव हो जाती है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म चलती रहती है, गोलियाँ खाते हैं। यानी नींद पूरी ना होना, इसका भी प्रभाव जो है डेफिनेट एसिडिटी। आप देखिए ना, 2-4 दिन जागरण भी हो गया तो आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, कॉमन है ये चीज़। अभी के मॉडर्न जो मेडिसिन है या फिर जो एंटीबायोटिक लेते हैं लोग, तो उसका एसिडिटी से कोई संबंध है? बिल्कुल, जैसे कि एलोपैथी के डॉक्टर्स हमेशा उनकी मेडिसिन के साथ एक एंटासिड देते ही है। एसिडिटी की टैबलेट उनकी रहती है। क्यों लेती है? कि उनको पता है इन टैबलेट से एसिडिटी होनी, स्टमक में जाने के बाद, क्योंकि उनकी टैबलेट्स मैक्सिमम क्या रहती है, वो इंग्रेडिएंट रहता है कोई एक, और वो केमिकल रहता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम टाइम इट टेंड टू इंक्रीज द हीट और डिक्रीज द पीएच। एसिडिटी तैयार करने का उसका टेंडेंसी होता है मैक्सिमम मेडिसिन का। कुछ मेडिसिन छोड़ दो, तो कीमोथेरेपी लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करती है। तो इसीलिए एंटासिड उनकी ट्रीटमेंट में डाला ही हुआ होता है, तो दैट ऑल्सो कॉजेज एसिडिटी। 3 दिन 7 दिन के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद क्रॉनिसिटी नहीं रहती एसिडिटी में। लेकिन अगर क्रॉनिक ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी में, तो एसिडिटी होने की संभावना है। और एलोपैथिक डॉक्टर क्लियर कट साफ साफ बता देते कि वो पॉसिबल है एसिडिटी होना, उस हिसाब से वो लोग उसको मैनेज भी करते हैं। उसमें आप किसी को एक को दोष नहीं दे सकते, बट एसिडिटी उनकी मेडिसिन से होती है, वो भी जानते हैं। तो अभी लाइफस्टाइल तो चेंजेस है लोगों का, बहुत से नए नए प्रकार है। लोग जिन देर तक जागते हैं, सुबह तक जल्दी उठते नहीं, तो इस वजह से उनके इसमें प्रॉब्लम होता है। मुझे बताइए कि ऐसा आहार कौन सा लेना चाहिए जो लोगों ने, कि जिसकी वजह से उनको ये एसिडिटी या अम्ल पित्त का प्रॉब्लम ना हो? आहार तो हमेशा बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। अब बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशन सारा आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स। अब पेट ठीक रहे इसके लिए टाइमली खाना खाना चाहिए। खाने का नियम साफ साफ रखने त्रिविध कुक्षीय न्याय में बताया है। उसमें स्टमक को आप एक राउंड मान लीजिए, सर्कल मान लीजिए, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। उसमें जो हाफ पार्ट है उसको हम लोग आधा पार्ट मानेंगे हाफ,
वो आधे पार्ट में सॉलिड फूड होना चाहिए। जो आधा बचा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो उसमें जो 1/4 है वो लिक्विड होना चाहिए और जो 1/4 है वो वैकेंट होना चाहिए। इस हिसाब से खाने को खाना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड हो, अगर आप खाना खा रहे हो और आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी 4 रोटी खा रहा है और 4 रोटी में उसका स्टमक फुल हो जाता है, तो उसको 3 रोटी खानी चाहिए। रोटी थोड़ी हेवी होती है, चावल थोड़ा हल्का होता है। खाना अगर हेवी है तो उसको, जिससे आपका पेट पूरा भर जाता है, उससे आधा खाना चाहिए। खाना अगर हल्का है तो जिससे आपका पेट भर जाता है उसके 3/4 खाना चाहिए, ऐसा नियम बताया। यानी एनी हाउ आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पेट फुल हो चुका है। फुल होने से पहले आप रुक जाए और खाने के बाद तुरंत पानी न पिए, जिससे क्या होगा कि डाइजेशन स्टमक में प्रॉपर होगा, स्टमक में स्पेस रहेगी जिससे कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। अब क्या टाइप का खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं होना चाहिए। शाम के समय खासकर दही बेसन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, घी की चीज़ें शाम के समय ना खाएं। नॉनवेज जैसी चीज़ों को अगर खाना है तो दिन में खाइए और उसको भी एक लिमिट में खाएं। नॉनवेज है, स्पाइसी तर्री वाली सब्जी यानी करी है, अगर ग्रेवी उसमें अच्छा पड़ा है तो ऐसी कंडीशन में लोग 2 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं और हेवी खा लेते हैं। कुछ लोग उसके साथ अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद टोबैको या फिर पान जैसी चीज़ों को भी खाते हैं जिसमें टोबैको पड़ा रहता है। बिना टोबैको का पान चलता है। सो खाने के बाद पेट के ऊपर, यानी आज खाना नॉनवेज है या फिर कुछ फीस्ट है आज, तो बहुत ज़्यादा खा लिए, किसी दिन फिर बाकी टाइम कम खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इन नियमों के साथ होना चाहिए। अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है किसी कारण से तो उसके ऊपर तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। पाचन हो ऐसा खाना खाना चाहिए। खाने के ऊपर तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्ध अन्न यानी एक हीटेड, जैसे अंडा है और दूध है, मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने के अलग सारे नियम हैं। इन नियमों को अगर फॉलो करोगे तो एसिडिटी क्या, कोई भी डाइजेशन वाला प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा। आम्लपित्त की बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर हमें उस पर रोकथाम करना है तो उसके लिए किस तरह से हम कर सकते हैं रोकथाम? जी, अगर आपको एसिडिटी फीलिंग होना चालू हो गया तो आप पहले इन सब कारणों को देखिए कि आपको एसिडिटी क्यों हो रही है। हमने एसिडिटी के कारण अब तक जो डिस्कस किए उसमें से अगर कोई कारण है तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर इनिशियल स्टेज में है और आपको लगता है कि आप खुद से उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये है कि आपको टाइमली खाना खाना चाहिए, टाइमली सोना चाहिए, रात भर जागना नहीं चाहिए, दिन में खाना खा के सोना नहीं चाहिए। दिन में खाना भी खा के सोना भी एसिडिटी का एक कारण है। सो इन कारणों को अगर आप इरेडिकेट करते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। खाना टाइमली खाए, हल्का खाए और नियमों के हिसाब से खाए। दिन में हेवी मील दे सकते हैं, सुबह हल्का नाश्ता लीजिए, शाम को आप खाना सूर्यास्त से पहले करें। शाम का खाना कभी भी ज़्यादा हेवी ना खाएं तो एसिडिटी आपको कभी नहीं होगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है डॉक्टर कि एकदम से एसिडिटी बढ़ जाती है और जिस वजह से गंभीर समस्या होने की आशंका रहती है या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सस्टेन रिलीफ चाहिए किसी व्यक्ति को तो उसने क्या करना चाहिए? जी, जैसे 1-2 नुस्खे हैं। अगर आपके घर में अनार पड़ा है तो उसका जूस निकाल के पी लीजिए, उससे पेट जल्दी शांत हो जाता है। या फिर दूध अगर आपके पास है, अच्छा वाला दूध गाय का, तो जितना दूध है उसका डबल पानी, यानी आधा कप दूध 1 कप पानी ऐसा मिला लीजिए और उसको चम्मच पीजिए, उससे भी एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। या फिर कई बार देखा जाता है कि नींबू और थोड़ा सा उसमें नमक डाल के पी लो तो भी एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो ऐसे छोटे मोटे नुस्खे, उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे पचनारिष्ट है, मुक्ता पिष्ट है, उसमें पड़ा कामदुदा है, एसिडिन नाम की हमारी टैबलेट्स है। सो ये सारी चीज़ें एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करके पित्तों को शरीर से बाहर निकाल देती है। सो इमरजेंसी में मैंने आपको घरेलू नुस्खे भी बताए और कुछ मेडिसिन भी आती है जो तुरंत एसिडिटी को कम करती है, खासकर आयुर्वेदिक मेडिसिन। एलोपैथी में वैसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एसिडिटी को तुरंत कम करती है, लेकिन जनरली उनकी मेडिसिन क्या करती है, एसिड को रोक देती है, जिससे कि एक्चुअली एसिड शरीर से बाहर निकलता नहीं, वही रुक जाता है। कुछ एंटासिड्स वो यूज़ करते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर उनके यूज़ करना है तो, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उसमें अच्छी कारगर है, जो मैंने आपको अभी बताया। आयुर्वेद में बहुत सारे जो है रोगों का इलाज करने की शक्ति है, तो ऐसे में आम्लपित्त की प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से मॉडर्न इलाज है या फिर जो पुरानी पद्धति है, क्या है इसका इलाज करने? ठीक है, ट्रीटमेंट जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अंदर प्रॉब्लम क्या है ये देख लेंगे तो ट्रीटमेंट आसानी से हो पाएगा। अब मॉडर्न मेडिसिन वाले तो मेडिसिन देते हैं, कई बार आईवी मेडिसिन भी देते हैं, एंटासिड्स, एंटीसिक्रेटरी, प्रोटॉन सिक्रेटरी मेडिसिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ऐसी सारी मेडिसिन वो यूज़ करते हैं। आयुर्वेदा में कैसा है, आयुर्वेद
पित्त को शरीर से निकाल देना, एक ट्रीटमेंट का प्लान है उनका। दूसरा निदान परिवर्जन, यानी जिससे आपको एसिडिटी हो रही है उसको एरेडिकेट करो। खाने के नियमों को फॉलो कीजिए, खाना प्रॉपरली खाइए, डाइजेस्ट हो जाए ऐसा कीजिए, एक्सरसाइजेज वगैरह थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कीजिए, जिससे शरीर से हीट निकल जाती है, पित्त शमन हो जाता है। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिला तो उसको वमन, पंचकर्म में वमन है, विरेचन है, ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे कि एसिड एक्चुअली पित्त शरीर से जो दूषित पित्त है वो निकल जाता है और अच्छा पित्त यानी अच्छा एंजाइम बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि परमानेंट एसिडिटी को रिलीफ मिल जाता है। आशा है आपको आयुर्वेदिक के जो है गुण हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आम्ल पित्त जैसी जो समस्या है उस पर आयुर्वेदिक का इलाज भी कारगर साबित होता है, अच्छा इलाज होता है। पित्त शमन करने की शक्ति और जो है वमन पद्धति, इससे हम जो आम्ल पित्त है उसको नष्ट कर सकते हैं और एसिडिटी से रिलीफ कर सकते हैं। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।